बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी साइकोपैथोलॉजी का लेक्चर नंबर 13। इसके अंदर हम हमारा चूंकि पिछले 3-4 लेक्चर से कॉग्निटिव थेरेपी चल रहा है, तो आज भी कॉग्निटिव थेरेपी को ही आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में मजीद जानेंगे। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब हम पर्सनैलिटी की कॉग्निटिव थ्योरी पर बात करेंगे, यानी कि देखेंगे कि बेसिकली पर्सनैलिटी को कॉग्निटिवली हम कैसे देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं। Cognitive therapists are particularly concerned with the impact of thinking on individuals' personalities. हमारा बेसिकली वो कहते हैं कि कंसर्न होता है, खास तौर पर इनका जो थेरेपिस्ट होते हैं, कि थिंकिंग का इम्पैक्ट क्या होता है किस पर, पर्सनैलिटी पर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आवर थिंकिंग प्रोसेस ऑन आवर पर्सनैलिटी, बेसिकली इज द मेन कंसर्न ऑफ कॉग्निटिव थेरेपिस्ट। क्योंकि कॉग्निशन के अंदर हमारा जो मेजर रोल होता है ये थिंकिंग का है, तो वही वाली चीज इसको इसमें फोकस की जाती है। Although cognitive processes are not considered to be the cause of psychological disorder, they are significant component. वो कहते हैं कि जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं ना, उसमें हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं ना, वो अगर आप ये कहें कि जस्ट कॉग्निटिव प्रोसेस ही हमारे डिसऑर्डर की वजह बनते हैं, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जरूर है, ठीक है, ये कंपोनेंट जरूर है, लेकिन डायरेक्ट कॉज नहीं करता। ये कॉज कैसे नहीं करता, ये आपको अभी समझ आ जाएगी। इन पर्टिकुलर ऑटोमेटिक थॉट्स दैट इंडिविजुअल्स में नॉट बी अवेयर ऑफ कैन बी सिग्निफिकेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो कहता है जो हमारा ऑटोमेटिक थॉट्स हमें आ रही होती हैं सिग्निफिकेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकती हैं, करती हैं वो, ठीक है। जो थॉट्स होती हैं अगर हम उनको डील करना ना सीखें या अंडरस्टैंड ना करें तो such thoughts are an aspect of the individual's belief or cognitive schemas। वो कहता है ये जो thoughts है ना, ये are an aspect of the individual's beliefs। ये aspect होती हैं बेसिकली आपके beliefs की और schemas की। जिस तरह के आपके beliefs बने होंगे, जिस तरह का आपका schema बना होगा, उसी तरह के आपको thoughts आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप ज्यादा नेगेटिव, आपका जो पेशेंट है, क्लाइंट है, वो नेगेटिव ज्यादा सोचता है, उसका बिलीव भी नेगेटिव बना है कि हर चीज को उसने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, तो उसको थॉट्स भी वैसे ही आएंगी। ये नहीं हो सकता, कंट्राडिक्शन नहीं होगी। अगर आपका बिलीफ पॉजिटिव बना है तो आपको नेगेटिव थॉट नहीं आएगी, अगर बिलीफ नेगेटिव बना है तो पॉजिटिव थॉट नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आप उसके थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके बिलीफ को चेंज करना होगा, आप अपने पेशेंट के, अपने क्लाइंट के, ठीक है। विच आर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स मेक चॉइसेस एंड ड्रॉ इन्फ्लुएंसेस अबाउट देयर लिव्स। वही वाली बात है, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजारेगा, ठीक है, किस तरह से चीजों को डील करेगा, जब आप उसके बिलीफ को या थिंकिंग पैटर्न को समझ जाते हैं। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस इन एक्यूरेट वेज ऑफ। अब वो कहता है कि अगर आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझना चाहते हैं ना, ठीक है, इन ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। आप उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझ लें। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आप कह सकते हैं नेगेटिव हमारे बिलीफ, एबनॉर्मल जो चीजें, एबनॉर्मली चीजें हो रही होती है हमारे माइंड के अंदर, जो बिलीफ या थॉट्स आ रही होती हैं, उनको समझ लें। या हमारे मेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, यानी कि हम माइंड में क्या सोच रहे हैं, किस तरह से हमारी अप्रोच बनी हुई है, उसको समझ लेंगे तो आप डिसऑर्डर को समझ लेंगे। इन अब ये डिस्टॉर्शन क्या होता है, इन एक्यूरेट वेज ऑफ थिंकिंग। ये बेसिकली इन एक्यूरेट वेज ऑफ थिंकिंग होते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू अनहैप्पीनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन इन द लिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन पैदा करते हैं इंडिविजुअल्स की लाइफ में। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, कल तो सैटरडे या मंडे वाले दिन पढ़ेंगे इनको। और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। या अगर आपने पर्सनैलिटी को भी समझना तो उसमें भी बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। अगर आपने ट्रीटमेंट प्लान बनाना तो उसके अंदर भी आपको बहुत रोल प्ले करेंगे जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। अच्छा, उसके बाद ये था हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सनैलिटी, ठीक है, कि हम कैसे कॉग्निशन को समझते हुए पर्सनैलिटी को समझते हैं, कि कैसे कॉग्निशन जो है अपना रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी के अंदर या डिसऑर्डर्स के अंदर। उसके बाद कॉजेशन एंड, यानी कि कॉज होना, एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बेसिकली कॉज क्या होता है। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला जो अब पैराग्राफ पढ़ने लगे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, जनरली कोई पूछ लेता है, आपका कोई सीनियर या आपका जूनियर कोई पूछ ले कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की आमतौर पर वजूहात कौन कौन सी होती हैं,
तो वो वाला जवाब जो आपने देना वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। As Beck has said, psychological distress can be caused by a combination of biological, environmental, and social factors interacting in a variety of ways, so that there is a rarely a single cause of disorder. अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि क्या कोई एक कॉज हो सकता है डिसऑर्डर का, तो आप कहेंगे कि नहीं, डिसऑर्डर्स के बहुत से कॉज हो सकते हैं। हो सकता है किसी एक कॉज की वजह से डिसऑर्डर हो जाए, लेकिन बहुत से कॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हर डिसऑर्डर का कोई ना कोई एक वजह होती है, ऐसा नहीं होता। बहुत दफा ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या डिसऑर्डर जो कॉज कर रहे होते हैं ना, उसमें बायोलॉजिकल हमारे फैक्टर्स वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ हमारे सोशल फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपको डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी एक वजह से हो जाए डिसऑर्डर, लेकिन हो सकता है कि ये सारे मिलके आपको डिसऑर्डर कॉज करें। तो ये आपने कॉन्फिडेंटली इसको आंसर करना है कि इस तरह से हो सकता है। समटाइम अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स, अच्छा मैंने ऊपर बात की थी ना कि जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो डायरेक्टली कॉज नहीं करेंगे डिसऑर्डर को, या ये नहीं कहेंगे जस्ट वही रीजन होती है। तो ये आपको डिफरेंट और भी रीजंस मिल गई हैं इसकी। अच्छा, समटाइम्स अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स में लीड टू लेटर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। अब वो कहता है कि जो अर्ली आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, या इवेंट्स होते हैं, वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की तरफ लेके जाते हैं आपको। ठीक है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग में लीड टू द इनइफेक्टिव और मैलएडेप्टिव वेज ऑफ थिंकिंग। अब वो मतलब कि अगर उसको सही तरीके से डील ना किया जाए तो वो आप फिर मैलएडेप्टिव या इनइफेक्टिव या नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चली जाती है। बात सच एज सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स और मेकिंग इनएक्यूरेट अजम्पशंस, गलत सोचना, गलत तरीके से गोल्स बना लेना, जाना किस तरफ था चले किसी और तरफ जाना, ये चीजें। एट टाइम्स ऑफ स्ट्रेस व्हेन इंडिविजुअल्स एंटीसिपेट और परसीव अ सिचुएशन एज थ्रेटनिंग, जब उसको पता चलता है कि या उसको ये एहसास होता है कि ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, देयर थिंकिंग में बी डिस्टॉर्टेड, फिर उस वक्त उसकी जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इट इज नॉट द इनएक्यूरेट थॉट्स दैट कॉज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, रादर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल। अब वो देखो वही वाली बात जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, वो कहते हैं कि सिर्फ जो इनएक्यूरेट थॉट्स हैं वही कॉज नहीं करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, रादर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, डेवलपमेंटल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीजें मिलकर कॉज करेंगी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द cause of the psychological disturbances, automatic thoughts are likely to be a significant part of the processing of the perceived distress। जो ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं वो भी कहते हैं अपना जो है सिग्निफिकेंट पार्ट अपना दे रही होती हैं, रोल प्ले कर रही होती हैं डिस्ट्रेस के अंदर, डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ये है कि क्या चीजें कॉज करती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स मिलके किसी डिसऑर्डर को कॉज कर रहे होते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक थॉट्स की बात कर लेते हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होता है, इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे हम इसको निकाल के इसका इलाज कर सकते हैं या इनको कैसे डील कर सकते हैं। As mentioned previously, the automatic thought is the key concept in Beck's cognitive psychotherapy। ठीक है, मतलब कि वो कहता है कि ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट है जो इसने बात की है बेक ने। सच थॉट्स अकर स्पॉन्टेनियसली विदाउट एफर्ट और चॉइस, ये स्पॉन्टेनियसली यानी कि अचानक आना शुरू हो जाती हैं, आपको पूछे बिना, आपको बताए बिना। ठीक है, इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑटोमेटिक थॉट्स आर ऑफन डिस्टॉर्टेड, एक्सट्रीम और अदरवाइज इनएक्यूरेट। जब वो कहते हैं कि आप किसी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं ना, तो जो ऑटोमेटिक थॉट्स होंगी ना वो कभी भी अच्छी थॉट्स नहीं होंगी, वो डिस्टॉर्टेड होंगी, एक्सट्रीम होंगी या फिर इनएक्यूरेट होंगी। ठीक है, नॉर्मल नहीं होंगी वो जब आप डिसऑर्डर में होते हो। फॉर एग्जाम्पल, सदर पुट ऑफ अप्लाइंग टू डिपार्टमेंट स्टोर। अब ये एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, इसको समझिएगा। पुट ऑफ अप्लाइंग टू डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर अ जॉब एज एन असिस्टेंट बायर। अच्छा, अब वो उसने ना जॉब लेनी है असिस्टेंट बायर की, ठीक है, वो अब अप्लाई करना चाहती है, ठीक है, डिफरेंट स्टोर्स पर के जॉब मिल जाए उसे। अनहैप्पी विद हर जॉब एज अ सेल्स क्लर्क। अब वो सेल्स क्लर्क काम कर रही है लेकिन वो अनहैप्पी है, वो सेटिस्फाई नहीं है। She had such thoughts as I am too busy now, when the holiday season over I will apply for job। अब इस चीज को समझिएगा एग्जांपल को।
वो लड़की जो है सदफ, वो जॉब करती, वो जॉब लेना चाहती है असिस्टेंट बायर का। पहले वो कर रही है सेल्स क्लर्क के तौर पर जॉब, लेकिन अब उसने इरादा तो किया है, उसने सोचा कि मैं जॉब ले लूं, यानी कि मैं कहीं और अच्छी जॉब ले लूं जो उसने असिस्टेंट बायर की बोली है, क्योंकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। अब उसने क्या सोचा, जैसे उसने ये सोचा तो उसको उसको फिर ना एक और थॉट आई है। कौन सी थॉट आई है? यानी कि उसने जॉब लेने का इरादा किया, उसको फौरन ये थॉट आ गई, या उसने ये सोच लिया, आई एम टू बिजी नाउ। उसने खुद से बात की कि मैं अभी तो बहुत बिजी हूँ। व्हेन हॉलीडेज सीजन इज ओवर, जब हॉलीडे का सीजन खत्म होगा, यानी कि रश भी कम हो जाएगा, आई विल अप्लाई फॉर अ जॉब, मैं फिर जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी। एंड आई कैन नॉट गेट टाइम ऑफ टू गो टू अदर स्टोर्स टू गेट जॉब एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि मुझे अब मेरे पास अब दूसरे स्टोर्स पर जाने के लिए टाइम ही नहीं है, यानी कि मैं इतनी बिजी हूँ। ठीक है, अब ये इस चीज को समझिएगा। उसने सोचा कि मुझे अच्छी जॉब, उसको जरूरत फील हुई, या उसने सोचा कि मुझे अच्छी जॉब लेनी है, लेकिन जैसे उसने ये सोचा या उसको उसने ये फील किया, तो उसके बाद उसके माइंड में एक चीज आई, वो क्या थी? आई एम टू बिजी। मतलब उसने बहाना बनाया, एक्सक्यूज बनाया, खुद से ये उसने एक्सक्यूज बनाया कि अब मैं, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो जैसे ही ये छुट्टियां खत्म होंगी या मैं रिलैक्स होंगी तो मैं जाके मतलब अप्लाई कर दूंगी, और अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है वहां जाने के लिए। अब देखते हैं ये ऐसा क्यों किया है उसने। पहले उसने ये सोचा था कि मैं जॉब लेना चाहती हूँ या मुझे जरूरत है, लेकिन बाद में उसने एक्सक्यूज किया खुद से, और एक जस्टिफिकेशन दी है खुद को कि अभी मैं क्यों नहीं जा सकती जॉब लेने के लिए। ये आपको, आपने रिलेट करना है अपनी लाइफ से, ठीक है? फिर आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। कैसे बताता हूँ। recognizing these thoughts as excuses, Sadaf with the help of her therapist identified automatic thoughts related to job seeking such as I want present myself well। अब जब वो थेरेपिस्ट के पास जाती है या थेरेपिस्ट के पास गई, उसने फिर, या वो जाएगी, ठीक है, समझ लेते हैं वो थेरेपिस्ट के पास गई। अब उसने इस ये जो उसने लॉजिक दी थी ना, इसके पीछे एक थॉट थी, ऑटोमेटिक थॉट थी। वह कौन सी थॉट थी? वो थॉट थी कि आई वॉन्ट प्रेजेंट माई सेल्फ वेल, के आई वुड नॉट प्रेजेंट माई सेल्फ वेल, कि मैं अपने आप को वहां ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी। जब मैं जॉब लेने जाऊंगी तो मैं वहां पर कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगी। एंड अदर पीपल विल बी बेटर देन मी, और दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। ठीक है, बाई टॉकिंग विद यहाँ पर सदफ about her thought processes, the therapist was able to generate several automatic thoughts। अब जो उसने जब उससे बात की तो उसने बहुत से ऑटोमेटिक थॉट्स को देखा, जनरेट किया। by organizing these automatic thoughts, the therapist was able to articulate a set of core beliefs or schemes। अब उसने जब वो डिफरेंट ऑटोमेटिक थॉट्स उसकी समझी ना, तो उसको पता चल गया कि उसके बिलीव्स और स्कीमास क्या बने हुए हैं। ठीक है, अब उसने जो ऑटोमेटिक थॉट्स निकाली हैं उसमें से, उसको उसको स्टडी करके, उससे बात करके, तो उसको पता चल गया कि उसके बिलीव्स और स्कीमास कौन से हैं। अब उसने जो अब इसको दोबारा से देखते हैं। वो जॉब लेना चाहती थी, लेकिन उसके बाद उसने खुद को जस्टिफिकेशन दी कि आई एम टू बिजी, इस वक्त तो मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। ये उसने क्यों बोला था? उसको थॉट्स आ रही थी, ऑटोमेटिक थॉट्स, जो जिसने उसको, उसके बिहेवियर को, उसके लाइफ को क्या किया, इम्पेक्ट किया। क्या थॉट्स थी? आई वॉन्ट प्रेजेंट माई सेल्फ वेल, मैं अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी। ऐसा बिल्कुल हमारे साथ होता है जब हम कोई काम ना करना चाहें, या जब ऐसा काम जो हमें मुश्किल लग रहा हो, तो हम उसको लेकर जस्टिफिकेशन देते हैं। अच्छा, उस जस्टिफिकेशन के पीछे कोई ना कोई थॉट होगी लाजमी तौर पर। मिसाल के तौर पर अगर आपको स्टेज पर आपको कोई कहता है कि आपने जाके स्टेज पर प्रेजेंटेशन देनी है, अब आपका कॉन्फिडेंस है जीरो। अब जब आपको बोला गया कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, उस वक्त आपको थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी, हाय मैं तो प्रेजेंटेशन दूं, मैं तो मर जाऊंगी, मेरे तो टांगे कांपने शुरू हो जाएंगी, मेरे से होगा ही नहीं, मैं ये वो, ये थॉट्स आ रही हैं। फिर आपने क्या किया? जस्टिफिकेशन दी खुद को भी कि मुझे तो मतलब मेरा तो यहाँ पर देना बनता ही ना प्रेजेंटेशन, मतलब मिसाल दे रहे हैं कि यहाँ पर मेरा तो प्रेजेंटेशन देना बनता ही नहीं है, या मुझे तो प्रेजेंटेशन तैयार ही नहीं है। या फिर आप खुद को भी जस्टिफिकेशन देंगे, फिर आप दूसरों को भी देंगे। ठीक है, अब उस जस्टिफिकेशन के पीछे कुछ थॉट्स थी। वो थॉट्स क्या थी वो मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता कि मैं वहां पर सही से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो है, मेरी टांगे कांपने लग जाएंगी, मैं वहां पर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये सारी थॉट्स आई, आपने जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दी। ठीक है, वो कहता है इस तरह से आपने चीजों को निकालना है। जब निकालेंगे, थॉट्स आपके पास निकल के आ जाएंगे, फिर आपको उन थॉट्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बिलीफ क्या बने हुए हैं, स्कीमास क्या बने हुए हैं। इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई आपको कि कैसे आप ऑटोमेटिक थॉट्स को निकालेंगे, उसको स्टडी करेंगे? जी, जल्दी से बोलें।
हेलो, सुन भी रहे हैं कि नहीं मुझे आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई ऑटोमेटिक थॉट के बारे में जो बात की अभी हमने? जी सर, हो गई है। तो आप जल्दी क्यों नहीं बोलते? सर एक्चुअली मेरा फोन हैंग हो जाता है। बाकी भी 4-5 लोग बैठे हैं इधर। अच्छा, इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। सदफ इज सेल्स क्लर्क हु इज, अच्छा वही वाली बात है। अब इसमें जो इसको जो थॉट्स आई थी, आई एम टू बिजी राइट नाउ। अब ये वो थॉट क्या है, हमें शो करवाती है या क्या बताती है? दिस थॉट रिफ्लेक्ट्स सदफ बिलीव दैट शी डजंट हैव इनफ टाइम, अच्छा इनफ टाइम टू डेडिकेट टू द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। अब वो शो करता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इट मे बी एन एक्सक्यूज शी टेल्स हरसेल्फ टू अवॉइड फेसिंग द चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ द सीकिंग अ न्यू जॉब। अब ये वाली चीज आपके समझने की है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए। अब ये एक्सक्यूज हो सकता है, वो कहता है ठीक है, किसके लिए एक्सक्यूज दिया उसने? टू अवॉइड फेसिंग द चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ सीकिंग अ न्यू जॉब। जब वो जॉब लेने जाएगी ना, तो उसको जो वहां पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन देना पड़ेगी, फिर उसके बाद और पता नहीं क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो उनसे अवॉइड करने के लिए उसने खुद को एक्सक्यूज दे दिया। आई विल अप्लाई फॉर अ जॉब आफ्टर द हॉलीडे सीजन ने, यहाँ पर सदफ क्या कह रही है? अच्छा, सदफ यूजेस द दिस थॉट एज द वे टू पोस्टपोन टेकिंग एक्शन। अब वो इसने पोस्टपोन करने के लिए इसको मतलब पोस्टपोन करने के लिए, इट मे स्टेम फ्रॉम हर डिजायर टू अवॉइड डिसरप्शंस ड्यूरिंग अ बिजी टाइम, बट इट आल्सो इंडिकेट्स अ टेंडेंसी टू प्रोक्रास्टिनेट, डिले इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इसमें प्रोक्रास्टिनेशन शो हो रही है। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों शो हो रही है? वही वाली बात के ऊपर हमने जो बात की है कि क्यों उसने अवॉइड किया है, क्यों? क्योंकि उसको डर है कि पता नहीं क्या होगा। आई कांट टेक टाइम ऑफ टू गो टू other stores and get job application. This thought suggests Sadaf's belief that she doesn't have the flexibility or freedom. अब वो कहते मतलब कि ये शो करते उसके पास टाइम नहीं है। ये क्या शो करता है? इट मे बी, एक मिनट, हाँ जी, may stem from a fear of inconvenience or sense of being trapped in her current job. मतलब वो खुद को वही वाली बात है, जस्टिफिकेशन दे रही है। अब जो नीचे दो थॉट्स निकाली थी हमने, आई वॉन्ट प्रेजेंट माई सेल्फ वेल, दिस थॉट रिफ्लेक्ट्स सदफ्स सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटीज। अब ये उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन वाली मिसाल दी थी ना, टू impress potential employers, it may stem from a core belief that she is not competent or capable। ठीक है, अब वो उसका बिलीफ बना हुआ है कि मैं कंपिटेंट नहीं हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, ठीक है। तो उस वजह से ये वाली चीज शो हो रही है उसके अंदर। अदर पीपल विल बी बेटर देन मी, दूसरे लोग मेरे से बेहतर हैं, ठीक है। दिस थॉट इंडिकेट्स Sadaf's tendency to compare herself favorably to others. She may hold a core belief that she is inherently inferior or that she doesn't measure up to others standards. वो यही वाली बात है कि वो समझ रही है कि मैं दूसरों के स्टैंडर्ड्स पे या जो जो वो चाहते हैं मैं उस पर पूरा नहीं उतरूंगी। बेसिकली ये उसका बिलीफ बना हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं थ्रू डिस्कशंस एंड थेरेपी सेशंस द थेरेपिस्ट हेल्प सदफ, यहाँ पर मैंने नाम चेंज किया था, सदफ आइडेंटिफाई दीज ऑटोमेटिक थॉट्स एंड रिकॉग्नाइज द अंडरलाइंग कोर बिलीव्स और स्कीमास। उसने बिलीफ और स्कीमास को देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। दीज कोर बिलीव्स आर फंडामेंटल असम्पशंस आर व्यूज अबाउट वन सेल्फ, अदर्स एंड वर्ल्ड। अब वही वाली बिलीफ कहते हैं, उससे आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि वो अपने बारे में उसके नजरियात क्या हैं और जो वर्ल्ड है उसके बारे में उसके नजरियात क्या हैं। ये कहते हैं आपको ये उसके बिलीफ सिस्टम बता देगा और उसका जो क्या है स्कीमा वो बता देगा।
In Sadaf's case, her core belief might include beliefs such as I am not good enough, I am destined to fail, or others are more competent than. Automatic thoughts and सब challenging and restructuring her thinking. यहाँ पर आपने क्या करना है, आप उसके जो स्ट्रक्चर करवा दें, उसके बिलीफ चेंज करवा दें. They work together to develop more realistic and adaptive thoughts such as I have valuable skills to offer. आप क्या कह सकते हैं, उसको रियलाइज करवाएं कि आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जो जिसमें आप ग्रो कर सकते हो. ठीक है, I am capable of learning and growing. Or I can compete with others based on my unique strength. कि अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग वो दूसरों से compete कर सकता है या कर सकती है. आप अपने उसको बोलेंगे क्लाइंट को. The ultimate goal of Beck's cognitive psychotherapy is to help individuals like Sadaf recognize and modify their automatic thoughts and core beliefs, leading to positive changes in their emotions, behaviors, and overall well-being. आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उनको आप रियलाइज करवा दें, कि वो एजुकेट करवा दें, उनको रिकॉग्नाइज करवा दें, उनको इस काबिल बना दें कि वो खुद रिकॉग्नाइज कर सके, मॉडिफाई कर सके अपनी ऑटोमेटिक थॉट्स को, कोर बिलीव्स को, जो कि और फिर पॉजिटिव चेंजेस की तरफ लेके आ सकते हैं उसको. ठीक है, अगर आप उसको ट्रेन कर देंगे तो ये आप इस तरह से इसको ऑटोमेटिक थॉट्स को डील कर सकते हैं. ऑटोमेटिक थॉट्स को समझते हुए आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन यहाँ पर? सर ये ना ऑटोमेटिक थॉट्स तकरीबन हर आम आदमी में आती हैं, तो एक आम आदमी सर इनसे कैसे छुटकारा पा सकता है? सॉरी, आम तो आप आदमी तो हर बंदा थेरापी तो सर हर बंदे तो अब आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोलें. से दोबारा बोलें, आवाज कट गई थी आपकी. सर मैं ये कह रही हूँ, ऑटोमेटिक थॉट्स है ना, ये तकरीबन हर आदमी में आती है. हाँ जी. और अब हर बंदा सर थेरापी नहीं ले सकता, तो वो ठीक किस है. तरह खुद से इन थॉट्स को मतलब ना आए उसको ये थॉट्स वगैरह. आपको उसे एजुकेट करना पड़ेगा. ये थॉट्स तो रोक नहीं सकते आप, आनी ही आनी है, लेकिन यह कि इसको डील करना सिखा दें, आप उनको एजुकेट कर दें तो वो खुद ही डील करता रहेगा. मिसाल के तौर पर जब भी इसको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन, आपने इसको ये बता देना कि जब भी आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी ना, आपके माइंड में शायद नेगेटिव ख्याल आता है, या आपके माइंड में शायद ऐसी बातें आई कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने करना है. आपने खुद पे बिलीफ रखना है, खुद पे एतमाद रखना है और आगे बढ़ना है. ठीक है, आप उसको एजुकेट करते हैं कि कैसे डील करना है, वो खुद ही करता रहेगा. ऑटोमेटिक थॉट्स को तो हम रोक नहीं सकते, ये आनी आनी है. ठीक है, ये हमें एजुकेट करना होगा, फिर ये चीज सेट होगी. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्कीमास के जो कॉग्निटिव मॉडल कैसे बनता है या स्कीमास कैसे डेवलप होते हैं वो देखेंगे. कॉग्निटिव थेरेपिस्ट व्यू इंडिविजुअल बिलीव्स एज बिगिनिंग इन द अर्ली चाइल्डहुड एंड डेवलपिंग थ्रू आउट लाइफ. वो कहता है कि ये जो बिलीफ बनते हैं ये आपके चाइल्डहुड लाइफ से बनते हैं और फिर क्या होते हैं, थ्रू आउट लाइफ डेवलप होते चले जाते हैं. स्टार्ट होते हैं ये चाइल्डहुड में और फिर बाद में पूरी लाइफ डेवलप होते रहते हैं. अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर उसने एक पिक्चर दी है, वो नीचे देखते हैं हम. अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस लीड टू बेसिक बिलीव्स अबाउट वनसेल्फ एंड वन्स वर्ल्ड. आपके अर्ली जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो खास तरह के बिलीफ बनाते चले जाते हैं. जैसा एक्सपीरियंस बचपन में बच्चे के साथ होगा, वैसा ही ना सिर्फ उसका अपने बारे में बिलीफ बन जाएगा, वैसा ही वर्ल्ड के बारे में बन जाएगा. ठीक है, दीज बिलीव्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इनटू कॉग्निटिव स्कीमास, और सॉरी ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉग्निटिव स्कीमास. तो यही बिलीफ फिर कॉग्निटिव स्कीमास में बदल जाते हैं. ठीक है, नॉर्मली इंडिविजुअल्स experience support and love from parents which lead to beliefs such as I am lovable and I am competent, which in turn lead to the positive views of themselves in the adulthood. अब वो कहता है कि बच्चे को अगर बचपन में प्यार किया जाता है तो वो उसका ये बिलीफ बन जाता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरे साथ केयर की जाए, प्यार किया जाए, चाहत की जाए, एंड आई एम कॉम्पिटेंट. वो खुद को कॉम्पिटेंट भी समझता है. ठीक है, वो समझ लेता है कि कॉम्पिटेंट बंदा हूं, इसलिए तो मुझे इतना प्यार मिलता है, केयर मिलती है. अब वही कहता है कि ये पॉजिटिव व्यूज बन जाते हैं, लीड टू पॉजिटिव व्यूज ऑफ देमसेल्व्स इन अडल्टहुड. यही जो है उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं अडल्टहुड के अंदर. पर्सन हु डेवलप साइकोलॉजिकल डिसफंक्शंस इन कंट्रास्ट टू दोज विद हेल्दी फंक्शनिंग
हैव नेगेटिव एक्सपीरियंस, अगर वो उसके गलत बिलीफ बनते हैं तो वो उसके अपने बारे में या वर्ल्ड के बारे में गलत व्यूज बनते चले जाते हैं, ठीक है। लीड टू बिलीफ सच एज आई एम अनलवेबल एंड आई एम इनएडिक्वेट, अगर उसको केयर नहीं की जाएगी, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा तो वो इस तरह से समझना शुरू कर देगा। दीज डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस along with critical incidents are traumatic experiences influence individual belief system, ये उसके क्या करते हैं, एक्सपीरियंस बिलीफ सिस्टम को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंस सच एज बीइंग ridiculed by a teacher may lead to conditional beliefs such as if others don't like what I do I am not valuable, अगर टीचर की तरफ से बच्चे को बार बार हैरास किया जाएगा या बार बार बच्चे को सजा दी जाएगी या वालिदैन की तरफ से ऐसा किया जाएगा या किसी और की तरफ से ऐसा किया जाएगा, तो उसका बिलीफ बन जाता है कि मैं जो करता हूँ वो किसी को अगर पसंद नहीं आता तो इसका मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे अक्सर हम भी कह देते थे बचपन में, या बच्चे क्या ही देते हैं कि मेरी तो घर में कदर ही नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं मानता, अगर कोई बात करता है तो उसकी बात नहीं मानी जाती, तो वही वाली सिचुएशन हो जाती है, वो उसका ये बिलीफ बनना शुरू हो जाता है कि यार मेरी कोई कदर ही नहीं है, ठीक है, मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, तो ये चीज उनको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती है। Such beliefs may become basic to the individual as negative cognitive schemas, और ये फिर उसको क्या ये बेस बन जाती है उसकी नेगेटिव कॉग्निटिव स्कीमा में के लिए। Jung has identified common maladaptive schemas that can lead to the development in childhood of many psychological disorders। उसने ये जो जोंग है ना, इसने बहुत से स्कीमास को आइडेंटिफाई किया जो कि चाइल्डहुड में बनते हैं और फिर वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाते हैं बच्चों को। Early maladaptive schemas are ones that individuals assume to be true about themselves and their world। वो कहता है ये स्कीमा क्या उसको ये लगता है उसके अकॉर्डिंग टू देयर स्कीमास के इसी तरह की, मतलब इसी तरह का मैं हूँ, इसी तरह की दुनिया है, यानी कि दुनिया को अपने स्कीमास के अकॉर्डिंग देखेगा ना। These schemas are resistant to change and cause difficulties in individuals live, और ये उसकी प्रॉब्लम कर रही होती हैं, रेजिस्टेंट होते हैं ये, और यानी कि उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अब नॉर्मलिटी की तरफ लेके जाते हैं। यूजुअली these schemas are activated by a change in one's world such as loss of a job। ये स्कीमा का मतलब वो कहते हैं एक्टिवेट होते हैं कब, जब उसकी मतलब कोई मेजर कोई इशू हो जाता है, जॉब वगैरह चली जाए, कोई और इशू बन जाए। When these conditions occur, individuals often react with strong negative emotions, फिर वो नेगेटिव इमोशंस के साथ उसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। These schemas often, अब बेसिकली मुझे कहना चाह रहा है कि आपके स्कीमास बने पड़े हैं नेगेटिव स्कीमास, अब एक्टिव वो एक्टिव नहीं है, फर्ज कर ले एक्टिव नहीं थे लेकिन बने हुए हैं आपके, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ गलत हुआ फौरन वो स्कीमा एक्टिव हो जाएगा, आप उसी तरह से सोचना शुरू कर दोगे, फिर आप नेगेटिव इमोशंस के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ उसको रिएक्ट करते हो। These schemas often result from previous dysfunctional childhood interaction with family members। वो कहते हैं ये जो स्कीमास बनते हैं ना गलत, ये आपकी इंटरेक्शन जो होती है ना फैमिली मेंबर्स के साथ, वहां पर जब गड़बड़ हुई होती है ना उस वजह से बनते हैं ये फैमिली मेंबर्स। देखे ना, चाइल्डहुड तो फैमिली के साथ ही गुजरता है ना, तो वो कहता है कि चाइल्डहुड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर गड़बड़ होना शुरू हो जाए तो वो फिर सारी जिंदगी चलती है। Through these belief system that children develop, they start to view reality in ways that cause problems in functioning internally or with others। यानी कि उसको प्रॉब्लम, वो इसको समझना शुरू कर देता है, देखना रियलिटी के तौर पर देखना शुरू कर देता है अपने स्कीमास के अकॉर्डिंग, खुद को भी और दूसरों को भी। Such schemas are likely to continue through adolescence and adulthood। वो बाद में वो फिर कंटिन्यूस रहते हैं, वो उसके साथ साथ ही वो स्कीमा रहते हैं। In studying early maladaptive schema, Jung has identified 18 which he has classified into the following 5 domains। इसने 18 जो है स्कीमास आइडेंटिफाई किए जिसको इसने 5 डोमेन्स में डिवाइड किया। डिस्कनेक्शन एंड रिजेक्शन, impaired autonomy and performance, impaired limits, other directedness and over vigilance and inhibitions। ये कुछ उसने कैटेगरीज बनाई थी स्कीमास की, इनको देख लेते हैं एक एक करके। डिस्कनेक्शन एंड रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? रेफर टू एन इंडिविजुअल्स बिलीफ दैट नीड्स फॉर सिक्योरिटी, केयर, एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी मे नॉट बी मेट इन अ प्रेडिक्टेबल वे। अब डिस्कनेक्टेड और रिजेक्शन वाला जो स्कीमा उसका कब बनता है? जब क्या होता है, सिक्योरिटी, केयरिंग, एक्सेप्टेंस और एम्पैथी उसको जब नहीं मिलती ना, तो उस वक्त उसका ये बन जाता है बिलीफ या स्कीमा बन जाता है डिस्कनेक्शन एंड रिजेक्शन वाला, जब वो उसको ये चीजें नहीं मिलती सही से। इम्पेयर्ड ऑटोनॉमी एंड परफॉर्मेंस आर स्कीमास दैट सजेस्ट इंडिविजुअल कांट हैंडल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल
आर फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड दे हैव फेल्ड एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। अब वो कहता है कि जब उसको ये बच्चों को ये रियलाइज करवाया जाता है या इंडिविजुअल को ये रियलाइज करवाया जाता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उसको ये रियलाइज होता है किसी वजह से कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं अपनी अदा नहीं कर पाता सही से, या नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त उसको ये वाला इशू होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इम्पेयर्ड लिमिट्स रेफर टू स्कीमास कंसर्निंग डिफिकल्टी इन रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर्स अब इन कोऑपरेटिव एंड इन रिस्ट्रेनिंग वंस ऑन बिहेवियर। अब वो कहता है कि ये वाला जो होता है ना इम्पेयर्ड लिमिटेशंस, अब इसमें क्या करता है, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, दूसरों के राइट्स का ख्याल नहीं करता, दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं करता, ठीक है, अपने बिहेवियर को रिस्ट्रेन करता है, ठीक है, यानी कि उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये जब सॉरी स्कीमा बन जाता है ना, उस वक्त वो दूसरों के राइट्स का ख्याल नहीं करेगा, ठीक है, दूसरों के साथ उसको नॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा उसका। अदर डिस्कनेक्टेडनेस सॉरी डायरेक्टेडनेस deals with putting the needs of others before one's own needs in order to be loved। अब वो यहाँ पर क्या करता है, डायरेक्टनेस का मतलब इसमें ये होता है कि वो दूसरों को दूसरों के राइट्स का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, अपने आप को भूल जाता है, सॉरी अपने वो इसलिए ये कर रहा होता है कि उसको चाहा जाए, उसकी कदर की जाए, उसकी वैल्यू की जाए, मतलब कि इसलिए ये सारी चीजें वो कर रहा होता है। अच्छा, वरी एंड एंग्जाइटी ऑफन रिजल्ट, ये अक्सर होती रहती है, ठीक है, वरी एंड एंग्जाइटी तो ये नॉर्मल हमारे लाइफ में होती रहती है, ठीक है। इंडिविजुअल्स आर रेयरली अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज अर्ली मैलएडेप्टिव स्कीमास, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रेयरली या उनको पता ही नहीं चलता कि ये स्कीमा जो डेवलप होते हैं बचपन के अंदर, ठीक है। ये कुछ स्कीमास थे जिनको हमने देखा है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, आज का लेक्चर एंड है।